नमस्कार, डीवी लाइव ब्रेकिंग में आप सभी का स्वागत करता हूं और इस्तकबाल करता हूं। दोस्तों, इस वक्त अभी से ठीक 17 मिनट बाद संसद की कार्यवाही, विशेष सत्र जो है उसकी कार्यवाही शुरू होगी। नए संसद परिसर में कल पहुंच चुके हैं तमाम नेता, आप जानते हैं, और उसके बाद वहां महिला आरक्षण बिल पेश किया जा चुका है। लेकिन उससे पहले कुछ बवाल मच गया है, उस बवाल पे आज चर्चा करेंगे। हालांकि सोनिया गांधी ने मेगा प्लान बना लिया है, संसद में घिरेंगे मोदी जी घिरेंगे या मोदी सरकार घिरेगी, इस पे चर्चा भी हम करेंगे। लेकिन उससे पहले एक दूसरा बवाल मचा है, उस बवाल की चर्चा करते हैं। दरअसल अधीर रंजन चौधरी जो कांग्रेस के सांसद हैं और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष हैं, उन्होंने एक गंभीर आरोप लगाया है मोदी सरकार पर कि सरकार बिना बताए हुए संविधान से छेड़छाड़ कर रही है और उसमें से कुछ शब्दों को हटाया गया है। वो दो शब्द हटाए गए हैं, पहला शब्द है धर्मनिरपेक्ष और दूसरा शब्द है समाजवादी। इन शब्दों को नए संविधान की किताब से हटा दिया गया है। ये एक बहुत गंभीर और बड़ा आरोप है दोस्तों। इस आरोप पे हम चर्चा करेंगे सबसे पहले, लेकिन पहले सुनते हैं कि कल जब अधीर रंजन चौधरी भाषण दे रहे थे और नई किताब को पढ़ रहे थे, नए संविधान जो उनके हाथ में, कल दरअसल हुआ ये कि संविधान को कई सांसदों को दिया गया, संविधान की किताब लेकर के ये नई भवन में प्रवेश किए। तो जो संविधान लेकर के आए तो उस संविधान में आज ये दावा किया जा रहा है कि उसमें से दो शब्द हटा दिए गए हैं। पहले इन दो शब्दों के बारे में जानते हैं। दरअसल पहले जब संविधान का निर्माण हुआ था, जिसको पास कराया गया था संविधान सभा में, उसमें संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य लिखा हुआ था। लेकिन 1976 में 42वें संशोधन में इस संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य के साथ साथ कुछ शब्द जोड़े थे, दो शब्द जोड़े गए थे। पहला शब्द था समाजवादी और दूसरा शब्द था धर्मनिरपेक्ष। संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य की जगह संप्रभु समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य लिखा गया। यानी संप्रभु लोकतांत्रिक, ये दो शब्दों के बीच में धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द आया। अब यहां इनका दावा है अधीर रंजन चौधरी का कि समाजवादी धर्मनिरपेक्ष ये दो शब्द हटा दिए गए हैं बड़ी चतुराई से। अगर ये हटाया गया है तो ये एक क्राइम है, ये तय मानिए, क्योंकि आप बिना संविधान के संशोधन के जरिए आप संविधान के एक शब्द को भी हटा नहीं सकते हैं, ये तो आप जानते ही हैं। तो जरा समझने की हम कोशिश करेंगे। हमारे साथ यहां इस वक्त दो वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं, उन सबसे आपका परिचय पहले करवाता हूं और उसके बाद देखिए डॉक्टर दीपक पाचपोर जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और अमलेंदु उपाध्याय जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप दोनों का स्वागत करता हूं, दीपक जी और अमलेंदु जी। और एक बार फिर से आप तमाम दोस्त साथी शुभचिंतक जो अब तक जुड़ चुके हैं, जुड़ने वाले हैं, आप सबका तहे दिल से इस्तकबाल करता हूं, स्वागत करता हूं, गुड मॉर्निंग कहता हूं। चाय की चुस्कियों के साथ आप इस कार्यक्रम को देखिए। जो ऑफिस पहुंच चुके हैं, ऑफिस की चाय का लीजिए, मजा लीजिए। और लेकिन सबसे अहम बात कि अभी से ठीक 14 मिनट बाद जब महिला आरक्षण पर बात होगी तो क्या बात होगी, लेकिन उससे पहले ये जो संविधान दिखा रहे हैं, इस संविधान को जरा सुन लेते हैं, क्या पढ़ रहे हैं, क्या बोल रहे हैं। ये थोड़ा सा लंबा है लेकिन जानना समझना जरूरी है कि जो अधीर रंजन चौधरी आरोप लगा रहे हैं कितना गंभीर आरोप है। सुनिए जरा। सर, मैं सर्वप्रथम हमारे प्रधानमंत्री जी और आप सबके सामने मैं एक बात कहना चाहते हैं, जो भी करे आप लोग ये मान के चलिए कि हमारे लिए संविधान सर्वोपरि है। ये संविधान मान लीजिए हमारे लिए गीता, कुरान और बाइबल से कमी नहीं है। ये संविधान जिसमें लिखा हुआ है सत्यमेव जयते, ट्रूथ ऑलवेज प्रिवेल्स। हम भी चाहते हैं कि सत्य की मार्ग पर हम आगे निकले और हमारे देश को सारे दुनिया में हम रोशन करें। सर, ये संविधान में ये लिखा गया पहली पन्नों में, जिसको हम कहते हैं कि प्रीएम्बल। ये प्रीएम्बल में ये लिखा गया, वी द पीपल ऑफ इंडिया, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved to constitute India into a sovereign democratic republic and to secure to all its citizens. Sir,
the people of India having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, secular, socialist, democratic republic, and to secure to all its citizens justice. Justice for what? Social justice, economic and political justice. Liberty. Liberty for what? Liberty of thought, expression, belief, faith and worship. सर हो गया सर? प्रधानमंत्री जी तो काफी बोले सर, कुछ बोलने दो। आप इजाजत दो यहाँ से बैठ के। सर संविधान पढ़ रहा हूं ना सर। आप पढ़ेंगे संविधान? सर इक्वालिटी फॉर व्हाट? इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड ऑफ अपॉर्चुनिटी एंड टू प्रमोट अमंग देम ऑल फ्रेटर्निटी. Fraternity for what? Assuring the dignity of the individual and the unity of the nation. In our Constituent Assembly, this 26th day of November 1949, do hereby adopt, enact and give to ourselves this Constitution. Sir, मैंने इसलिए पढ़ा। तो यहाँ दीपक जी यहाँ जो पढ़ रहे हैं इसमें कहीं ना कहीं समाजवाद का जिक्र आ रहा है, लेकिन अधीर रंजन चौधरी ने जो आरोप लगाया है कि जो किताब हम लोगों को दी गई है संविधान की, उस किताब में ये समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्दों का इस्तेमाल नहीं है। अगर ऐसा है दीपक जी, तो कितना गंभीर है ये, कैसे देखा जाए? मुझे ऐसा लगता है कि लोकतंत्र के साथ यह गंभीरतम अपराध है, मतलब अक्षम्य अपराध है। कारण ये है, एक दो कारणों से। पहली बात तो ये है कि ये हमारा जो संविधान है, जैसा कि ये कह रहे हैं कि गीता है, कुरान है, बाइबिल है, ये ठीक है, लेकिन असली बात यह है कि पूरे नागरिक जीवन को संचालित करने वाली यही किताब है जो इस समय जो इस बॉक्स में जो अधीर रंजन चौधरी जी जो अपने हाथों में रखे हुए हैं, और हम सब की वो प्रिय किताब है। और उस संविधान के एक एक शब्द को बचाने के लिए ही हम आज इस समय भी चर्चा कर रहे हैं राजीव जी। ये लोगों के जीवन और मरण का सवाल है। इसमें जो तीनों शब्द हैं, इसमें तीन शब्द जो हैं, समाजवादी, धर्मनिरपेक्षता और अखंडता, ये तीन शब्द जो हैं 1976 में एक संशोधन के जरिए इसमें जोड़े गए थे। उस समय इंदिरा गांधी का शासनकाल था, उस समय ये तीन शब्द जोड़े गए थे। उसके पीछे पूरी की पूरी एक बहुत बड़ी सोच थी। देखिए, ये बात जरूर है कि नेहरू जी जब आए थे, विदेश से लौटे थे बैरिस्टर के रूप में, यूरोपीय समाजवाद ने उन पर बहुत जबरदस्त असर किया था और सही मायनों में एक समाजवादी ही उनकी प्रवृत्ति थी। ये बात है कि गांधी जी के सानिध्य में आने के बाद उन्हें एक मध्य मार्ग को अपनाना पड़ा। वो जानते थे कि भारत जैसे देश में कोई भी एक्सट्रीमिस्ट जो विचारधारा है वो नहीं चल सकती, न तो एकदम दक्षिणपंथी चल सकती है, न एकदम साम्यवादी हम जिसको कहते हैं। तो मध्य मार्ग था वो समाजवादी विचारधारा की थी। ये अलग बात है कि भारत का जो समाजवादी कुनबा था, उन्होंने भी नेहरू के बहुत सारे मुद्दों पर उस पर उनका विरोध किया था। लेकिन निश्चित रूप से ये भारत की आत्मा की, समझिए कि भारत की आत्मा है ये तीन शब्द। किस तरीके से? जिस समय उपनिवेशवाद से हम स्वतंत्र हुए थे, उस समय तो ये था कि पैसों की कमी थी, लोगों के पास संसाधन नहीं थे, हमारे आर्थिक रूप से हम जर्जर हो चुके थे। तो उस समय नेहरू जी जानते थे, यहाँ के लोग जानते थे, और बाबा साहब अम्बेडकर जैसे व्यक्ति जो बाहर जाए थे वो भी जानते थे कि जब तक पूंजी का अच्छे से वितरण नहीं होगा, सभी लोग पास पूंजी नहीं जाएगी। तो उसका मार्ग एक ही था, उसका मार्ग ये था कि आप समाजवादी विचारधारा को अपनाएं। दूसरी बात, हम सब जानते हैं कि भारत जो है विविधता का देश है, कई तरह के धर्म के लोग यहाँ तक कि विदेशी बहुत सारे ऐसे धर्म जो विदेश में पैदा हुए, वहां के लोग बड़ी संख्या में यहाँ पे आए और भारत के विकास में उन्होंने बड़ा योगदान दिया। धर्मनिरपेक्षता भी उतनी महत्वपूर्ण है। 1976 का समय था जब आपातकाल था। आपातकाल के दौरान इंदिरा गांधी को यह लगा था, इसके पहले 1971 की लड़ाई हो चुकी थी बांग्लादेश की, अखंडता जो है, चाहे इसको बाकी दल वाले या विचारधारा वाले लोग शोर शराबे के साथ अखंड भारत वगैरह की बात करते रहे, लेकिन इंदिरा गांधी ने सही मायनों में जो है एक अखंडता वाला जो नारा था और अखंडता की विचारधारा थी, उसको बाकायदे शामिल कर दिया था संविधान के अंदर। ये तीनों शब्द अगर इस कॉन्स्टिट्यूशन की प्रतियों से हटाए गए हैं तो मुझे लगता है कि ये बहुत ही कुटिल विचार है। न केवल कुटिल विचार है,
बल्कि एक बिल्कुल दीपक जी, जरा रोकना चाहूंगा। ये जो तस्वीर देख रहे हैं, ये तस्वीर इस वक्त मीटिंग चल रही है, बैठक चल रही है विपक्षी दलों की, इंडिया गठबंधन की। इस बैठक में भी बहुत सारी बातों पर चर्चा हो रही है और आज जो महिला आरक्षण बिल पर चर्चा होनी है, 7 घंटे आज चर्चा होगी। सीधे 11 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक जो चर्चा होगी, उस चर्चा से क्या कुछ निकल के आएगा महिला आरक्षण बिल पर, उसको विपक्ष की तरफ से लीड कर रही हैं सोनिया गांधी। सोनिया गांधी ने क्या मेगा प्लान बनाया है, उस पर भी चर्चा करेंगे हम, और संसद में कैसे घिरेंगे मोदी जी, वो उस पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले आप देखिए कि यहां इस बैठक में तमाम विपक्षी दलों के नेता मौजूद हैं और सबसे बड़ी बात कि सब एकजुट दिखाई दे रहे हैं। और यहां इंडिया गठबंधन की बैठक, और ये बैठक अभी संपन्न हुई है और अब तैयारी चल रही है, आगे की तैयारी, और वहां क्या कुछ होगा ये हम लोग आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन उससे पहले एक जो खबर है वो बड़ी गंभीर खबर है, जिस पर चर्चा अभी डॉक्टर दीपक पाचपोर जी कर रहे हैं कि कैसे भारत के संविधान से कुछ शब्दों को हटा दिया गया, वो भी संविधान के आर्टिकल से नहीं बल्कि प्रेम्बल से अगर हटा दिया गया है, भारत के संविधान की प्रस्तावना से अगर कुछ शब्दों को के साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश की गई है, अगर ऐसा भी कह लें, मान लें, तो ये एक गंभीर आरोप ही नहीं अपराध है। और ऐसा ये गंभीर आरोप लगाने वाला और कोई नहीं बल्कि लीडर ऑफ अपोजिशन इन लोकसभा अधीर रंजन चौधरी हैं। अधीर रंजन चौधरी ने साफ साफ कहा है कि कल जो संविधान की किताब हमारे हाथों में दी गई, वो उस संविधान के प्रस्तावना से समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष ये 2 शब्द हटा दिए गए हैं। आप याद कीजिए कि इन 2 शब्दों को 1976 में जोड़ा गया था और 42वें संविधान संशोधन के जरिए जोड़ा गया था। यानी कि संविधान में संशोधन के बाद इन 2 शब्दों को लाया गया, जिसके बारे में अभी डॉक्टर दीपक पाचपोर जी बता रहे हैं कि समाजवाद से कैसे प्रभावित थे नेहरू जी। लेकिन ये चीज जो है नेहरू जी के समय नहीं बल्कि इंदिरा जी के समय इस काम को किया गया था। अब उस काम को हुए आप सोच लीजिए कि 1976 से 23 साल तो इधर और 34 साल उधर, एक लंबा वक्त गुजर चुका है। और उसके बाद आप ये देखें लगभग 60 साल, 50 साल, 55 साल का वक्त गुजरने के बाद बिना संशोधन के अगर इन 2 शब्दों को हटा देते हैं तो छोटी मोटी गलती नहीं है, बहुत गंभीर अपराध है। और ये इस अपराध का भागीदार कौन है ये समझना होगा। लेकिन पहले क्या ऐसा अपराध हुआ है, क्या उस किताब से, संविधान से इन 2 शब्दों को हटाया गया है? लेकिन अगर माने अधीर रंजन चौधरी की, जैसा वो कह रहे हैं, माने कांग्रेस के दूसरे नेताओं की, तो ये बात सही है। तो ये गंभीरता, इसकी गंभीरता को समझना होगा। जरा दीपक जी आपके पास फिर से आना चाहता हूं, और बीच बीच में ऐसी चीजें आती रहेंगी, हम आप तक बात पहुंचाते रहेंगे। और लेकिन गंभीर बात यही कि आखिर संविधान से इन 2 शब्दों को हटाने के पीछे क्या रणनीति हो सकती है? देखिए, जिस समय पुराने संसद भवन को छोड़कर जब नए संसद भवन की ओर जब प्रस्थान किया मोदी साहब ने, तो हमारे मन में बहुत सारी आशंकाएं तो थी ही। कारण यह है कि वो जो संसद भवन है उसका एक नैतिक दबाव हुआ करता था इन पर, भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्रियों पर। वहां पर जो है, वहां पर नेहरू जी की आवाज है, वहां पर शास्त्री जी की आवाज है, इंदिरा गांधी जैसे नेताओं की आवाज है, वीपी सिंह जैसे नेताओं की आवाज है, यहाँ तक कि कुछ उदारवादी किस्म के भारतीय जनता पार्टी के अटल बिहारी वाजपेयी जैसे की भी आवाजें गूंजा करती थी। तो वहां पर रहकर ऐसे काम नहीं किए जा सकते थे जिसे सीधे सीधे कहा जाए तो लोकतांत्रिक जीवन में जिसे हम एक कह सकते हैं कि दबंगाई किस्म का काम है। अभी आप देखिए कि हम तो आज इस परिचर्चा में बैठे थे तो शायद दिमाग में विषय ये था कि जो महिला विधेयक के साथ जो एक गड़बड़ी की गई है, एक ऐसा विधेयक पेश किया गया है जिसके फल जो है, ऐसा पेट आपको दिया जा रहा है कि जिसका फल जो है वो 2-3 साल 4 साल के बाद आपको खाने को मिलेगा, और मिलेगा कि नहीं मिलेगा ये भी निश्चित नहीं है। लेकिन अब हम देख रहे हैं कि उससे भी कहीं गंभीर विषय जो है वो सामने आ गया है। वो बात तो रह गई है पीछे। अगर संविधान में जो ये जो शब्द हटाए गए हैं, यकीन मानिए प्रियम्बल जो है पूरे संविधान का निचोड़ है, वो उसकी आत्मा है। आपको अगर भारतीय संविधान को पूरा का पूरा समझना है, हमारे लोकतंत्र के उद्देश्य क्या है, हमारे राजनीतिक जीवन का प्रयोजन क्या है, कैसा नागरिक हम चाहते हैं, कैसी सरकार चाहते हैं, तो केवल एक पेज का एक छोटा सा प्रियम्बल पर जी जरा खड़गे साहब कुछ कह रहे हैं, सुन लेते हैं, जरा सुनिए।
ये वुमेन्स रिजर्वेशन बिल पहले ही 2010 में राज्यसभा में हमने पास किया है, लेकिन लोकसभा में वो फेल हुआ किसी कारण। इसीलिए ये कोई नया बिल और नई चीजें नहीं है। अगर वो उसको ही दोहराते तो जल्दी आज तक होता था। और दूसरी चीज, ये सभी लोगों को विश्वास में लेके एक क्लास बाय क्लास बनाना है, डिस्कशन करना है। शायद तो इतनी जल्दी वो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उन्होंने बोला कि नेक्स्ट सेंसस आने तक, उन्होंने ये कहा कि आगे जो सभी सेंसस के देखकर, डिलिमिटेशन देखकर हम करने वाले हैं, ये उनका कहना है। तो मेरा यही अंदाजा है कि ये लोग चुनाव के दृष्टि से ये तो बोल रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं, लेकिन असल में ये सब जब तक डिलिमिटेशन नहीं होगा या सेंसस नहीं होगा, तो आपको इससे मालूम होता है कि कितने दिन इसको और लगने वाले हैं। और ऑलरेडी जो बिल राज्यसभा में पास हुआ था, तो उसके वही बिल लेकर वो कंटिन्यू कर सकते थे, लेकिन उनकी मंशा कुछ और है। इसीलिए मैं इसको ज्यादा बोलना नहीं चाहता, लेकिन वुमेन रिजर्वेशन हमको होना है, इसके लिए हम इंसिस्ट करेंगे और हम पूरा कोऑपरेट करेंगे। लेकिन जो भी खामियां हैं, कमियां हैं, वो ठीक करना चाहिए। तो आप सुन रहे थे इस वक्त मल्लिकार्जुन खड़गे को, लेकिन यहाँ बवाल दूसरा, विमेन रिजर्वेशन बिल पे तो बातें होंगी ही। कांग्रेस इसको लीड लेने की कोशिश करेगी और कांग्रेस के साथ आरजेडी और समाजवादी पार्टी भी आते हुए दिखाई दे रहे हैं। ओबीसी की बात हो रही है, कोटा विद इन कोटा की बात तो इन्होंने की ही है सरकार ने, और ये तमाम बातें। लेकिन महिला आरक्षण से पहले यहाँ एक जो दूसरा मामला सामने आया है, जल्दी से अमलेंदु जी आपके पास भी आना चाहता हूँ, और संविधान की मूल प्रति के साथ छेड़छाड़, और उसमें भी सोशलिस्ट और सेकुलर शब्द को अगर हटाना, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। और इन शब्दों को अगर सच में अगर ऐसा किया गया है, तो इसको किस हिसाब से देखा जाए, कितना गंभीर है ये? अमलेंदु जी, अमलेंदु जी के पास आवाज नहीं जा रही है शायद। जी 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 बोलिए प्लीज। जी जी, तो मैं यही कह रहा हूं कि ये असल में बहुत गंभीर अपराध है, और ये भारतीय जनता पार्टी की जो मानसिकता है और जो उसका मूल चरित्र है उसको दर्शा रही है। असल में राजीव जी भारतीय जनता पार्टी का जो पुत्र संगठन है आरएसएस, उसको शुरू से दिक्कत रही है। उन्होंने संविधान के बनाए जाने का भी विरोध किया था और उन्होंने आजादी का भी विरोध किया था। तो इसलिए वो यहाँ मनुस्मृति लागू करना चाहते थे और इस संविधान का वो विरोध कर रहे थे। जी जरा आपको रोकना चाहता हूँ, सीधे चलते हैं जरा लोकसभा में, और यहाँ लोकसभा की कार्यवाही शुरू होने जा रही है। जरा क्या कुछ चल रहा है इसको देख लेते हैं और फिर आते हैं, सुनिए जरा। पर रखता हूँ आइटम नंबर 3 साध्वी निरंजन ज्योति। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आज की संशोधित कार्यसूची क्रम संख्या 3 पर मेरे नाम के सामने उल्लिखित पत्र सभा पटल पर प्रस्तुत करती हूँ। आइटम नंबर 4 श्रीमती मीनाक्षी लेखी। Name at serial number 4 in today's list of business. आज रहेगी, प्रयास कर रहे हैं, ठीक कर देंगे। आइटम नंबर 5 डॉक्टर सुभाष सरकार। आइटम नंबर 1 श्री अर्जुन राम मेघवाल। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। With your permission, I move that the bill further to amend the Constitution of India be taken into consideration. मैं इस बिल के संबंध में कुछ विषय आपके समक्ष रखना चाह रहा था। अध्यक्ष महोदय, ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल है
और महत्वपूर्ण बिल है। महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक बढ़ ये पेपर ले करना है अभी तो आपको आइटम नंबर 1 का। 9 बोला ना आपने? 9 ओ 1। अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से क्रम संख्या 1 पर अंकित दस्तावेज, मेरे सामने अंकित दस्तावेज मैं सदन के पटल पर रखता हूं। आइटम नंबर 5 सुभाष सरकार, मेघवाल जी को करा दी, आप ही कर दो आइटम नंबर 5। अध्यक्ष महोदय, मैं सुभाष सरकार के सामने अंकित दस्तावेज जो क्रम संख्या 5 पर अंकित है, आपकी अनुमति से टेबल पर रखता हूं। आइटम नंबर 6 श्री अधीर रंजन चौधरी जी। Sir, I rise to present the report number 74th and 75th, Hindi and English versions of the Public Accounts Committee 2023-24 as listed against my name in today's list of business serial number 6. आइटम नंबर 7 श्री रवनीत सिंह। आप बोलना शुरू करो, माइक चालू हो जाएगा। Speaker sir, I raise to lay on the table. Speaker sir, I rise to lay on the table the minutes of Hindi and English versions of the 11th sitting of the Committee on Absence of Members from the sitting of the House as listed against my name at serial number 7 in today's order list. Thank you, sir. आइटम नंबर 8 श्री बी मेहताब जी। Sir, I rise to present the 51st report, Hindi and English version of the Standing Committee on Labour, Textiles and Skill Development 2022-23 on the Employees State Insurance Corporation, applicability and benefits under ESI scheme, functioning of ESI hospitals and management of corpus fund relating to the Ministry of Labour and Employment. Thank you, sir. माननीय सदस्यगण, नई व्यवस्था है और नई व्यवस्थाओं में टेक्नोलॉजी का भी प्रयोग किया है। इसलिए मेरा आग्रह है, आज सुबह भी 10 बजे से टेक्नोलॉजी के बारे में सिखाने के लिए सभी माननीय सदस्यों से आग्रह किया था। कल भी सुबह 10 बजे टेक्नोलॉजी के जो भी सीखना आना चाहें, इस पार्लियामेंट कैंपस में आमंत्रित हैं। टेक्नोलॉजी के कारण कुछ चीजें हो सकती है, आपको आवाज कम आए, उसको ठीक कर रहे हैं। नए घर में आते हैं तो, नए परिवार में आते हैं तो आप सब समझते हैं चीजों को। जी, whether any paper circulation can be circulated at least for few days. ठीक है। और इसीलिए इस नई व्यवस्था में सभी लोग आसन का सहयोग करेंगे, ऐसी मेरी अपेक्षा है। जो कुछ भी व्यवस्थाओं के अंदर आपको लगे मुझे बताएं। इस 2 दिन के बाद आपको व्यवस्थाएं और व्यवस्थित मिलेगी। जितना दिन 2 दिन में ठीक होगा आप कोशिश करेंगे, नहीं तो नए सत्र के समय सब व्यवस्थाएं मिलेगी। हम सब जानते हैं कि नए प्रयोग में कुछ चीजें टेक्नोलॉजी को, हाँ वो भी सब विषय मेरे ध्यान में, और भी आप लिखकर मुझे डाल देना, मैं प्रयास करूंगा। आइटम नंबर 9। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। एक मिनट। संविधान 128 व संशोधन विधेयक 2023, माननीय मंत्री जी। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। With your permission, sir, I move that the bill further to amend the Constitution of India be taken into consideration. The Constitution 128th Amendment Bill 2023। मैं अध्यक्ष महोदय इस बिल की कुछ जानकारियां सदन के पटल पर आपकी अनुमति से रखना चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय, ये कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल है और महत्वपूर्ण बिल है। महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक बढ़ता हुआ कदम है। दुनिया को भी दिशा दिखाने वाला ये बिल है। अमृतकाल की बेला में भारत को विकसित भारत बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बढ़ाने वाला भी ये
बिल है। माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसे मैंने कल जिक्र किया था कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने 25 नवंबर 1949 को जब संविधान बन गया था और उनका अंतिम भाषण था, तो उन्होंने एक चेतावनी दी थी कि 26 जनवरी 1950 को राजनीतिक समानता तो प्राप्त हो जाएगी, लेकिन सामाजिक और आर्थिक क्षेत्र में जो असमानता रहेगी उसे आने वाली सरकारों को दूर करना होगा। उन्होंने ये भी कहा था, मैं कोट अनकोट कहना चाहता हूं, 26 नवंबर तो अब यहाँ बिल पे बात होने जा रही है, महिला आरक्षण बिल, लेकिन उससे पहले एक दूसरा मसला आया हुआ है, उस पे भी आज जमकर हंगामा होना है, ये तय मानिए। और मसला जो है वो ये कि संविधान के जो मूल प्रति है उसके साथ क्या छेड़छाड़ की गई है, ये एक बड़ा सवाल है। यहाँ से दो शब्दों को क्या हटा दिया गया है, समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष, ये दो शब्दों को हटाया गया है क्या? क्योंकि ऐसे आरोप न सिर्फ अधीर रंजन चौधरी ने यानी कि कांग्रेस पार्टी की तरफ से, बल्कि टीएमसी की तरफ से भी ऐसा ही आरोप लगाया गया है। और साफ साफ आप जानते हैं कि जो मूल प्रति है उसमें और 1976 में संविधान के 42वें संशोधन के बाद उसमें कुछ दो शब्द जोड़े गए थे, और पहले जो था वो समाजवादी धर्मनिरपेक्ष शब्द उसमें नहीं था। इन दोनों शब्दों को हटा करके और जोड़ करके और नए, लेकिन अब हटा दिए गए हैं दोनों शब्द, ऐसा कहा जा रहा है। 1976 में 42वें संशोधन में संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य के साथ साथ संप्रभु समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाया गया था। यानी कि संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य के साथ संप्रभु और लोकतांत्रिक के बीच में धर्मनिरपेक्ष समाजवादी शब्द को जोड़ा गया था 1942वें संशोधन में 1976 में इंदिरा गांधी के समय। और उसके बाद कल जो संविधान की मूल प्रति बांटी गई है उसमें ये दोनों शब्द नहीं है। ये गंभीर आरोप दो लोगों ने, दो पार्टियों के नेताओं ने लगाए हैं, और अधीर रंजन चौधरी और टीएमसी की तरफ से एक नेता ने लगाया है। तो ये एक गंभीर बात है और इस गंभीरता पे हम चर्चा कर रहे हैं। हालांकि अर्जुन राम मेघवाल और तमाम ऐसे नेताओं का कहना है कि जो मूल प्रति दी गई है उसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की गई है। अगर ऐसा है तो फिर अधीर रंजन चौधरी और तमाम दूसरे नेता ऐसा आरोप सरकार के ऊपर क्यों लगा रहे हैं, एक बड़ा सवाल है यहाँ पे। इस बीच यहाँ चर्चा की शुरुआत करने जा रहे हैं अर्जुन राम मेघवाल, जो कि विधि और न्याय मंत्री हैं। संविधान में संशोधन की बात है यहाँ पे, इसीलिए वो इस बिल को, जो नया बिल है उसको पटल पे रखने जा रहे हैं। और बिल है महिला आरक्षण का। महिला आरक्षण नारी शक्ति वंदन अधिनियम जो है वो इस नाम से लेके आ रहे हैं, ये बिल है। जरा आना चाहता हूँ एक बार दीपक जी और फिर अमलेंदु जी आपके पास। कैसे देखा जाए, क्या सचमुच अगर ऐसा होता है, अगर ये मान लिया जाए कि ये आरोप है, अगर ये आरोप है तो कितना गंभीर है ये? देखिए, आरोप तो अपने आप में बहुत गंभीर है, और अगर कहीं इस पर लिपापोती करने के लिए ये कह सकते हैं कि इसमें कुछ प्रिंटिंग की मिस्टेक हो गई, छपाई की कुछ त्रुटियां हो गई, उसके कारण ऐसा हो गया, अब इसको ठीक कर लिया जाएगा। लेकिन राजीव जी, आप मान के चलिए कि ये अनायास नहीं है, ये भूलवश नहीं है, ये सायास है, क्योंकि इसके पीछे पूरी की पूरी विचारधारा है। आप याद कीजिए, पिछले 10, 12, 15 सालों से जब से इस तरीके का, खासकर जब बाबरी मस्जिद जब ढहाई गई, उसके बाद से एक तरह से ये इस विचारधारा को फैलाया गया कि ये जो देश है ये विविधताओं का देश नहीं है, ये जिसका जो बहुसंख्यक समुदाय है उसका ये देश है। और ये जो सरकार है ये उसी लाइन पर चल रही है। पिछले कुछ समय से ये कहा जा रहा है कि पुरानी सरकारें जो थी वो धर्मनिरपेक्षता के नाम पर तुष्टीकरण करती थी। असली बात यह है कि धर्मनिरपेक्षता को लोगों ने समझा ही नहीं, और इन लोगों ने कभी उसे समझाया भी नहीं है। इतना वो पवित्र शब्द है, आज सारी दुनिया में धर्मनिरपेक्षता को जो है वो एक्सेप्ट किया जा रहा है। बहुत से भारतीय लोग, अलग अलग धर्म को मानने वाले, वो भी विदेश में जाते हैं, उनके साथ वही ट्रीटमेंट होता है। मतलब यहाँ के बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो विदेश में जाएंगे तो चाहते हैं कि हम धर्मनिरपेक्ष वातावरण में रहे, ऐसे समाज में रहे जहां हमारे धर्म को भी बाकायदे सम्मान मिले। तो असली बात यह है कि धर्मनिरपेक्ष क्या है। धर्मनिरपेक्ष का मतलब किसी एक धर्म को बढ़ावा देना या किसी धर्म को दबाना बिल्कुल नहीं है, और न ही वो कोई तुष्टीकरण है। उसमें ये स्पष्ट किया गया है संविधान में भी और अलग अलग उसकी व्याख्याओं में
कि धर्मनिरपेक्षता का मतलब यह है कि राज्य का कोई अपना धर्म नहीं होगा, सभी धर्मों से उसकी समान दूरी रहेगी और साथ में सभी धर्मों को एक जैसा मानेगा। हर धर्म का लिए संविधान के मन में सम्मान है। किसी भी धर्म को मानने वाला जो भी व्यक्ति होगा नागरिक में बिल्कुल समान है, उसे वे सारे अधिकार मिलेंगे जो किसी भी धर्म वाले को मिलते हैं। तो इसमें बुराई कहाँ है? आज तक मुझे नहीं समझ में आया कि ये ऐसा कौन सा बुरा शब्द है, लेकिन धर्मनिरपेक्षता को इस तरीके से पेश किया गया मानो कि हमारे देश की सारी समस्याओं की जो जड़ है वही धर्मनिरपेक्षता है। दूसरी बात, ये इनका जो ऑडियंस है, इनका जो इनकी बातों को सुनने समझने वाले जो लोग हैं वो ये है कि जो साम्यवाद और समाजवाद के बीच के महीन फर्क को नहीं जानते। ठीक है, उससे बहुत सारी चीजें समान है, लेकिन उसमें एक बड़ा व्यापक अंतर भी है जिसको कभी नहीं समझ पाए। समाजवादी शब्द से भी उन्हें ऐसी ही चिढ़ है, ऐसी ही नफरत है। तो कुल जमा ये है कि इनके मन में तो ये बात है ही। अब देखिए, जो जा रहे हैं एक नए भवन में जा रहे हैं तो अपने सारे जो नैतिक दबाव है उनको पीछे छोड़ के जा रहे हैं। अब इस तरीके की मनमानियों के हमें कई तरह के जो उपाय हैं और कई तरह के जो तरीके हैं सरकार की ओर से वो देखने को मिल सकते हैं। सरकार के खिलाफ नागरिक को बचाने वाली जो संविधान की किताब है, उसी संविधान के किताब के प्रति इनके मन में कोई सम्मान नहीं है। ये अलग बात है कि दिखावे के लिए चाहे वो सीढ़ियों पर मत्था टेके पुरानी संसद भवन के जाते समय बताएं कि हम बहुत भावुक हो रहे हैं, ये फिर दिखा रहे हैं कि संविधान की प्रति को अपने साथ में लेके जा रहे हैं। लेकिन सम्मान ये सब सम्मान दिल से होता है, ये सब आपको करने की जरूरत नहीं है। आप संविधान को शब्दशः लागू कीजिए, उसकी आत्मा के रखें, नागरिकों को भी समझाएं कि क्या है आखिर ये हमारा संविधान और किस तरीके से हम लोग के सब लोगों के व्यक्तिगत और सामूहिक विकास के लिए जिम्मेदार किताब है वो उसके साथ इस तरीके से खिलवाड़ करना सही मायनों में पूछे तो लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ करना है और नागरिकों के साथ खिलवाड़ करना है। और देखिए, तो संविधान के साथ खिलवाड़ कौन करता है? संसद के नियमों के साथ खिलवाड़ कौन करता है? एक निरंकुश शासक ही